हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम आपको सबको पता है, टारगेट आईटीआई। लेकिन ये जो चैनल, जिस चैनल पे आप वीडियो देखेंगे वो हमारा नया चैनल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने रखा है वो है ट्रांसफार्मर, है ना। जैसे कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट जब हमारे इस चैनल पर लॉगिन करेंगे तो उन्हें पता है कि भाई हमने जो है काफ़ी सारी वीडियो पहले बनाई है ना। तो उसी से अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब आपने ट्रांसफार्मर बहुत सारे देखे होंगे, है ना। जैसे आप सड़क पे जाते हैं तो कुछ साइज में बड़े ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर, कोई गांव के बाहर रखे हुए हैं ट्रांसफार्मर। इस तरह के आपने काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे और शायद आपको उनका काम भी पता होगा कि हाँ भाई वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने का काम वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम ट्रांसफार्मर के ही बारे में पढ़ेंगे और वो भी बड़ी डीप पढ़ेंगे, जिस तरह आपके एग्जाम में वो सब चीज़ें आती हैं, है ना। अभी तक तो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है कि भाई चलो एग्जाम में नंबर लाने के लिए, है ना। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसी कंपटीशन एग्जाम के तरह, है ना। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपके जो कंपटीशन वाले एग्जाम होंगे और जो आपके थ्योरेटिकल भी एग्जाम होंगे उनमें भी देखने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर, अभी जो आपने ट्रांसफार्मर के बारे में जितना भी सुना होगा वो ये होगा कि भाई ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, वोल्टेज को क्या करने का भाई, कम या ज़्यादा करने का काम होता है ना। यही सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी देखो उससे अलग हम एक चीज़ पढ़ेंगे अभी इसमें। सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि भाई ये कौन सी डिवाइस है ना। कौन सी डिवाइस है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस है भाई ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस क्या होती है, देखो अभी वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा सबको कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस क्या होती है। देखो जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाया है ना। ये आपका एसी का एक डायग्राम है, आप सब इसे जानते होंगे, आपने देखा भी होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फ्लक्स है और ये क्या है, हमारी I2 है, ये हमारा लोड है। ठीक है, अब ये हमारी क्या है भाई, प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। इस तरह के ट्रांसफार्मर से आप सब लोग रूबरू होंगे, है ना। आप सबने इस तरह के डायग्राम अपनी बुक में, अपनी नोटबुक वगैरह में सब जगह बने हुए देखे होंगे, बनाए भी होंगे, है ना। तो अभी ये कौन सी डिवाइस बताया भाई मैंने आपको, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, है ना। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस क्या है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, ट्रांसफार्मर में, है ना। तो ये काहे में तब्दील हो जाती है भाई, इसकी ये जो कोर है ये मैग्नेट बन जाती है, यानी कि ये क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कहते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। अब दूसरी बात इसमें देखो कि इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये है हमारी, जो मैंने आपको ये दिखाया है जहां पे ये फ्लक्स है, ये तो क्या है हमारा फ्लक्स। ठीक, और ये है हमारी कोर। क्या है भाई, ये कोर है और ये फ्लक्स है, और यहां हमारी क्या लग रही है, वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग कहां पे लपेटी हुई है, कोर पे। कहां पे लपेटी हुई है वाइंडिंग, कोर पे लपेटी हुई है। और ये कोर है जो, ये किस चीज की बनी होती है भाई, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर इसे बोलते हैं, है ना। सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर। अभी देखो ये आपका, अभी आज से हमारा क्या स्टार्ट हुआ, ट्रांसफार्मर स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें पढ़ने वाला बहुत कुछ है ना। तो नई नई जो वर्ड तुम आते जाएंगे वो मैं तुम्हें समझाता भी चलूंगा, और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिन्हें हम अभी कुछ थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो जब नेक्स्ट
लेक्चर में जाएंगे और इसे ट्रांसफार्मर के बारे में आगे बढ़ेंगे तो वो वर्ड पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। ठीक है, तो अभी ये देखते रहो कि भाई जो ये हमारा ट्रांसफार्मर है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ठीक है, और इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और एक हमारी इसमें क्या होती है, कोर होती है, जो काहे जिसे हम कोर बोलते हैं ना, ये काहे की बनी है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड कोर। इसमें सिलिकॉन भी मिला हुआ होता है और इसकी क्या होती है, लैमिनेशन भी की हुई होती है इसकी कोर की, और ये काहे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ठीक है भाई। दूसरा ये क्या है हमारी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये हमने क्या लगा रखा भाई, लोड लगा रखा, यानी कि जिससे हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब देखो इसका काम क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम आपको पता है। देखो अगर आप कहोगे कि सर ये वोल्टेज बढ़ाने के घटाने के काम आता है ना, तो मैं कहूंगा भाई ये करंट को भी तो घटाता बढ़ाता है, फिर आप वोल्टेज क्यों बता रहे, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसका काम क्या है, पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करने का होता है ना। ये क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, कहां से, एक सिरे से दूसरे सिरे पे। किसे ट्रांसफर करता है, पावर को, पी को। ठीक है भाई, और वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पर, है ना, कहां पे, सेम फ्रीक्वेंसी पर। मतलब आप ये कह सकते हो दूसरा पॉइंट इसका कि ये क्या करता है, ट्रांसफर पावर, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती, है ना। जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी प्राइमरी करंट की रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी रहेगी, सेकेंडरी करंट की भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है दोस्त। उसके बाद चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ट्रांसफार्मर के बारे में, कि ये केवल ओनली वर्क ऑन एसी, है ना। तो ये क्या करता है, केवल एसी पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, है ना। एसी पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता, है ना। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी होता है जो डीसी पे भी काम करता है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा अभी जब हम आगे पढ़ाई करेंगे ना, तो तब बताऊंगा कि भाई वो कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारा जो डीसी पे काम करता है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका यूज क्या है ट्रांसफार्मर का। अभी हमने एक यूज तो ये पढ़ा कि भाई चलो पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर कर रहा है ना। इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि पांचवा है हमारा इंपीडेंस मैचिंग, है ना। ये क्या काम करता है, इंपीडेंस मैचिंग में भी ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप सबको पता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, है ना। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में भी किसका काम किया जाता है, किसका यूज किया जाता है भाई, ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डीसी को रोकने के लिए मान लो कोई सर्किट है ना, उसमें एसी करंट भी फ्लो हो रही है ना, और डीसी करंट भी फ्लो हो रही है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस हो सकती है जो डीसी करंट को आगे बढ़ने से रोक दे और एसी को तो आगे बढ़ा दे। तो ऐसी कौन है, हमारा ट्रांसफार्मर है जो डीसी को रोकने का कार्य करता है ना। आइसोलेशन ऑफ डीसी कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। इंपीडेंस मैचिंग का भी काम कौन करता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये केवल किस पे काम करता है, एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। और क्या करते हैं, देखो जब भी ये पावर को ट्रांसफर करता है, कहां पे करता है, सेम फ्रीक्वेंसी पर करता है ना, सेम फ्रीक्वेंसी पर करता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है
जो पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करने का काम करता है, वो भी विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज, है ना। क्या कहा एक बार और सुनो, ट्रांसफार्मर ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर करने का कार्य करता है, वो भी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना। ठीक है, अगर तुम्हें समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, इसे एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और नोट्स बना के चलो भाई, बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं होने का, है ना। क्योंकि क्या है, हम जो ये वीडियो लेक्चर होते हैं ये आप कभी कभी इस तरह भी देख लेते हो कि भाई बेड पे लेटे हुए हो या इस तरह कहीं गाड़ी पे जा रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इनसे चीज़ें समझनी है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा। जो हम ये यहाँ पे पॉइंट लिखाते हैं, है ना, ये लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ही तुम्हारे एज इट इज़ एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है भाई, एग्जाम में तुम्हें यहीं से ही एकदम देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में। कोर, ये प्राइमरी वाइंडिंग तो तुमने देख ली। अच्छा, ये जो हमारी वाइंडिंग है, एक सेकेंड, ये जो हमारी वाइंडिंग है ये कहाँ की बनी होती है भाई, तांबे के तार की, तांबे के तार की बनी होती है ना। तांबे का तार ही तो होता है। ये कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है ना, और इसे क्या करो, ऐसे 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 जो है तार गोल करके इस पर लपेट दो। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो वो नहीं लपेटते हम उसका पतंग का मांझा अपनी उंगली पे ऐसे लपेट लेते हैं, है ना, तो वो लपेट लिया। जो जितने भी चक्कर हम लगा रहे हैं तो सेम वही है, ये कोर पे लिपटी हुई वाइंडिंग उसी तरीके से। तो इस तरह जो वाइंडिंग लपेटी जाती है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, और जैसे आपने वो पंखे की मोटर की वाइंडिंग देखी होगी, है ना, मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, बटी हुई वाइंडिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग है। और काहे की बनी हुई है, तांबे के तार की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कोर है, कोर ये क्या काम करती है, जब हम इस वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे, कौन सी सप्लाई देंगे भाई, एसी, है ना, इनपुट एसी सप्लाई देंगे, तो इसमें एक क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो वो फ्लक्स किस रास्ते से चल के सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलेगा, है ना, तो वही रास्ता कौन है, कोर है। ठीक है, क्या है ये, कोर क्या है, जो हमारा फ्लक्स बना है उसके लिए रास्ता है कि भाई तुम जाओ और सेकेंडरी वाइंडिंग से मिलो, है ना। जैसे कि सरकार हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बनाती है, रोड बनाती है ना। तो रोड का एक पर्टिकुलर जगह है कि अगर हमें अपने घर से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो एक उसकी सड़क है, हम वहीं से जा सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उससे छोटा रास्ता कुछ होगा नहीं है, लेकिन वहाँ नहर भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, या किसी का घर हो सकता है, उसके बीच में तो हम जाएंगे नहीं, है ना। एक पर्टिकुलर रास्ता, पाथ हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ही पाथ है किसके लिए, फ्लक्स के लिए, है ना। किसके लिए पाथ है ये, फ्लक्स के लिए पाथ है। और ये होता है हमारा लो रिलक्टेंस पाथ। कौन सा, लो रिलक्टेंस पाथ। जिस तरह रेजिस्टेंस करंट के लिए एक अवरोध होता है, उसी तरह रिलक्टेंस किसके लिए अवरोध होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए अवरोध होता है। तो हमें ऐसा रास्ता चाहिए जिसका जो रेजिस्टेंस है, रिलक्टेंस है, वो क्या हो, लो हो। इसलिए जो हमारी सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर है, ये क्या करती है, जो हमारा बनने वाला फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसे लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो उठ के और कहां जा सके, सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल सके। ठीक है भाई, तो कुछ पार्ट इसका क्या होता है, जो फ्लक्स है हमारा, जरूरी नहीं है उसका सारा ही फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल जाए जाके, है ना। उसका कुछ पार्ट क्या होता है, प्राइमरी से निकलता है और प्राइमरी में ही रह जाता है, प्राइमरी में निकलता है और प्राइमरी से में ही चला जाता है, वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस, नहीं सॉरी, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स।
ठीक है। एक फ्लक्स तो वो है जो पूरा का पूरा कहां जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। किसके द्वारा होता है हुआ, इस पाथ के द्वारा, यानी कि जो हमारी कोर है जो उसे लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रही है, उससे होता हुआ कहां पे जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में। और एक फ्लक्स ऐसा है जो प्राइमरी वाइंडिंग से निकला और प्राइमरी वाइंडिंग में ही चला गया। इस फ्लक्स को हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारी कोर होती है ये फ्लक्स के लिए किस तरह का पाथ प्रोवाइड करती है, किस तरह का रास्ता प्रोवाइड करती है, तो आपके पास आंसर होगा लो रिलक्टेंस पाथ। कौन सा पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, अब ये जो कोर है ये काहे की बनी हुई बताइए मैंने आपको, सिलिकॉन, स्टील की और लेमिनेटेड कोर, यानी कि ये स्टील की है और इसमें हमने क्या मिला रखा है, सिलिकॉन मिला रखा है, और उसके ऊपर हमने क्या चढ़ाई हुई है, एक लेमिनेशन चढ़ाई हुई है। ठीक है, उसकी बनी हुई थी कोर। अब उसमें कोर में सिलिकॉन क्यों मिला रहे हैं या लेमिनेट उसे क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है। क्या कारण है, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन होती है तो उसमें लॉस होते हैं। क्या होते हैं, लॉस होते हैं। इसके बारे में वैसे अभी तुम्हें जब इसके ट्रांसफार्मर के लॉस पढ़ाऊंगा तो उसमें और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखो कि जो हमारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो कांस्टेंट लॉस और एक वेरिएबल लॉस। तो जो हमारे कांस्टेंट लॉस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस और एक एडी करंट लॉस। तो जो हमारी सिलिकॉन है वो तो मिलाई जाती है हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, है ना, और जो हमारी लेमिनेशन हम इसकी कोर की कर रहे हैं वो इसलिए की जाती है जिससे कि एडी करंट लॉस हमारे कम हो सके। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई जो हमारी कोर है उसकी जो लेमिनेशन है या उसे लेमिनेट क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। या फिर जो हमारी स्टील है जब हम कोर बनाते हैं तो उस स्टील में सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा कि जी हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, देखो आपको हेडिंग से ही पता चल गया होगा ये क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ी है ना। अब है कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, इसके बाद जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो भी तीन प्रकार का है, शेल टाइप, कोर टाइप और बेरी टाइप, है ना। और इसके बाद जो हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर भी दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, है ना। अब देखो, अब आप जो बताते हो कि सर वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, तो वो ये होता है स्टेप अप स्टेप डाउन, है ना। तो वह ट्रांसफार्मर जो करंट को वोल्टेज को बढ़ा दे, वो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा दे यानी कि कम कर दे, वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरह जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या काम करते हैं, देखो वोल्टेज जो बनी है ना पावर स्टेशन पे, अब हमें उसे क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसे उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं जिससे कि जब वो एंड सिरे पे प्राप्त हो तो लॉस होने के बाद कुछ वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम ज्यादा करंट पे उसे ट्रांसफर करते थे, है ना, पावर को वहां से, तो लॉसेज इतने ज्यादा हो जाते थे कि भाई हमें जो है जो हमारा एंड सिरा होता था जहां पे हमें पावर भेजनी है ना, जहां हम सप्लाई को ट्रांसफर कर रहे हैं वहां हमें बहुत कम सप्लाई मिलती थी। तो इसलिए एक तरकीब ये निकाली गई कि भाई किसी तरह से बढ़ाओ, है ना। अब जो लॉस होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि जो लॉस हैं वो हमारे कहाँ पे डिपेंड करते हैं, करंट पे डिपेंड करते हैं। क्यों, आई स्क्वायर आर, है ना, ये हमारे क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर, तो वो उस पर डिपेंड कर रहे थे। अब क्या किया कि भाई वोल्टेज को बढ़ाया, तो जब हमें एंड सिरे पे जो वोल्टेज मिलती है वो इतनी मिलती है कि हम उसका यूज सफिशिएंटली कर सकते हैं। तो वो ये काम करते हैं दोनों। उसके बाद जब हमें एंड सिरे पर वोल्टेज मिलती है तब उसे घरों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाउन करना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है, ये करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या करते हैं,
देखो, अगर आप कभी पावर स्टेशन या सब स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पे मेजर होती है क्या कि भाई सप्लाई में कितनी वोल्टेज है और कितनी करंट है। अब ये करंट ऐसी तो होती नहीं कि भाई 220 वोल्ट है ना, या कुछ ही एम्पियर है। वहां तो बहुत ज्यादा हजारों में वोल्टेज है ना, और सैकड़ों में क्या है हमारी करंट है। तो उसे मापने के लिए क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है ना। जैसे आपको पता है कि भाई वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, करंट को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, करंट का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे में मीटर होते हैं उनकी क्या होती है, रेंज तय है कि भाई ये इतनी ही वोल्टेज को मापेगा, इतनी ही करंट को मापेगा। अब वहां तो सैकड़ों में करंट आ रही है ना, और हजारों में लाखों में वोल्टेज है। तो उसे मापने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज या हाई करंट को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की सहायता से मापते हैं। क्या करते हैं कि अगर हाई वोल्टेज आ रही है तो उसे एक रेशियो में, एक अनुपात में कम कर देते हैं, है ना। और जब कम करते हैं तो फिर वहां पे वोल्ट मीटर लगा के सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज को माप लिया जाता है, और फिर जिस अनुपात में करंट को कम की है उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेते हैं, वोल्टेज एक्चुअल पता चल जाती है कि हाँ भाई हमारी सप्लाई में कितनी करंट है। ठीक है, तो ये भी अभी एक सामान्य सी ब्रीफिंग दे रहा हूं तुम्हें सबको, ये है ना। अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर हम ये सब तुम्हें एक्सप्लेन करके एक एक को समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। अभी कौन सा है हमारा, सबसे पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है भाई, कोर टाइप, सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर, है ना, सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का नोटेशन होता है भाई, है ना, शॉर्ट में। अब सिंगल फेज का क्या मतलब है, जिसमें क्या हो, दो ही वाइंडिंग हो, है ना। जो थ्री फेज वाला होता है हमारा, उसमें कितनी वाइंडिंग होती है, तीन वाइंडिंग होती है। यह है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, है ना। अभी देखो इसमें ना एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगी। दो तीन इसके पॉइंट है, वो लिखना और बस। देखो मैं एक वाइंडिंग जो है इसकी एक पतली बना रहा हूं, एक वाइंडिंग मोटी बना रहा हूं, है ना। और जो पतली वाली है वो कोर के पास है, और जो मोटे वाली है वो कोर से दूर है ना। ऐसे ही ये बनती है। अब ये ऐसा क्यों बनता है ये भी अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, है ना। ये है इसकी क्या है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी, ये मोटे वाली। ठीक है, और ये जो ये है, ये पतले वाली, ये है इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग। देखो भाई ये क्या है, हमारी कोर है ये, है ना, फ्लक्स का चलने का रास्ता। देखो जो हमारी लो वोल्टेज की वाइंडिंग है उसे जो है कोर के पास रखने का एक मकसद है। वो मकसद क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, लेमिनेट इस पे किया हुआ होता है, ठीक, जिससे ये आपस में भी क्या ना हो, शॉर्ट ना हो, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके जो कोर है ये, यहाँ हाई वोल्टेज इसके पास रख देंगे तो हाई वोल्टेज माने मतलब हाई हीट, और उस हाई हीट के कारण क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो जाएगा। अगर हम इसे उससे बचाना है, शॉर्ट होने से या फिर इसे खराब होने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी लेमिनेशन है उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि ज्यादा उसे इंसुलेट करने के लिए ज्यादा पावर का इंसुलेशन हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग इसके पास रखते हैं, जिससे कि जो कोर के पास है वो हीट क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, इसीलिए इसके जो पास है कोर के पास वो क्या रखी जाती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग को रखा जाता है। ठीक है भाई, अब देखो इसके पास ये क्या है हमारा फाई, यानी कि फ्लक्स, है ना। तो अभी तुम्हें ये पता चला कि भाई इसके पास कौन सी वाइंडिंग है, कोर के पास लो वाइंडिंग है।
अब इसमें जो है फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते होते हैं? फ्लक्स को चलने के लिए एक रास्ता होता है, एक रास्ता होता है। कितने रास्ते होते हैं भाई? एक। ठीक है, कितने रास्ते होते हैं? केवल एक रास्ता होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, हाँ भाई, ये जो कोर है ना, जहां पे ये तो पूरी कोर है और जिसपे हमने वाइंडिंग हम लपेटते हैं उसे हम बोलते हैं लिंब। क्या बोलते हैं भाई? लिंब बोलते हैं, लिंब। ठीक है। दूसरा, ये जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो लीकेज फ्लक्स है ना, क्या होता है? लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। अभी की देख, अधिक होता है। अभी ये याद रखो, अधिक होता है। किससे अधिक होता है? सेल टाइप वाले ट्रांसफार्मर से। ठीक है, किससे अधिक होता है? सेल टाइप वाले ट्रांसफार्मर से। ठीक है। अच्छा अब ये है कि भाई ये यूज कहाँ होता है? कोर टाइप वाला हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो यूज कहाँ होता है? यूज होता है भाई वो हाई वोल्टेज, हाई पावर, लो करंट, है ना, जहां पे क्या हो हमें रिक्वायरमेंट हाई वोल्टेज, हाई पावर, लो करंट पर प्रयोग होता है। कौन होता है प्रयोग? हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते? एक रास्ता। लीकेज फ्लक्स इसका ज्यादा होता है और ये कहाँ यूज होता है? हाई वोल्टेज, हाई पावर और लो करंट पे हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो शेल टाइप ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब तुम इसे जो है ना बनावट से ही समझ जाओगे कि ये कौन सा शेल टाइप है और कौन सा कोर टाइप है। अरे यार, ठीक है भाई, यहां भी हम पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और फिर ये यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, ये जो हमारी पतले वाली है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है ना, और ये जो हमारी ये मोटे वाली है ये है हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? ये लिंब है, लिंब। ठीक है, अब इसमें क्या है? जो बीच वाला लिंब होता है वो साइड वाले लिंब से कितना होता है? 1.5 से 2 गुना इसकी मोटाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो सारी की सारी बीच में ही लपेटी जाती है, इसलिए इसकी मोटाई क्या रखी जाती है? थोड़ी अधिक रखी जाती है जो साइड वाले लिंब है उनसे। ठीक है, अब इसका भी जो रीजन है
कि जो हमारी लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर की साइड और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो पीछे, वो वही है इंसुलेशन वाला, कि अगर हम हाई वोल्टेज वाली ऊपर रखेंगे तो हमें हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही अपने जो कोर है उसका इंसुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसीलिए हम लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग उसके पास रखते हैं। अभी देखो इसमें जो है फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते होते हैं भाई? 2 रास्ते होते हैं। जो हमारा कोर टाइप वाला था उसमें फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते थे? केवल एक था, है ना। इसमें फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते हैं? फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते होते हैं? फ्लक्स को चलने के लिए 2 रास्ते होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें जो है लीकेज फ्लक्स हमारा क्या होता है? अधिक होता है ना, लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। ठीक, अब इसका जो यूज है हम कहां करते हैं? हाई करंट, लो वोल्टेज, लो पावर पर प्रयोग होता है ना। कहां प्रयोग होता है भाई? हाई करंट पे, लो वोल्टेज, लो पावर। और वो जो हमारा कोर टाइप वाला था वो क्या था? हाई पावर, हाई वोल्टेज, लो करंट। ये उसका उल्टा है ना। तो ये कहां पे यूज होता है? लो वोल्टेज, लो पावर और हाई करंट पे हम इसका यूज करते हैं। किसका? शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो है लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। ठीक, और इसमें फ्लक्स के चलने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, सिंगल फेज कौन सा ट्रांसफार्मर है? बेरी बेरी टाइप। ठीक है, वो इसका जो हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसी का ही डेवलप्ड रूप है ना, विकसित रूप है। क्या है कि भाई इसमें तो फ्लक्स के चलने के लिए कितने रास्ते हैं? 2। अगर किसी ट्रांसफार्मर में ऐसा हो जाए कि भाई फ्लक्स के चलने के 2 से ज्यादा रास्ते हो जाए, 3, 4, 5, अब तुम इसे ऐसे देख सकते हो कि अगर तुम इसका एक 3D डायग्राम बनाओ और एक ये वाली जो बीच वाला लिंब है इसी के साथ एक पीछे भी इसी तरह की कोर अटैच हो और एक बाहर की तरफ अटैच हो, ऐसे ही जैसे खिड़की होती है ना, खिड़की, ये एक बाहर की ओर खुल गई, एक अंदर की ओर खुल गई, एक इधर एक इधर, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। तो उसी तरह अगर तुम इसे भी इमेजिन करो कि भाई एक खिड़की ये है, एक खिड़की इधर है और एक उधर हो पीछे, एक आगे हो, है ना, तो फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते हो जाएंगे? 4 रास्ते हो जाएंगे। तो इस तरह का ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है? बेरी बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसके पास फ्लक्स को चलने के लिए कितने रास्ते हों? 2 से अधिक रास्ते हों। वो कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? बेरी बेरी टाइप। ठीक है भाई। चलिए, ये था हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें हमने थोड़ा सा आपको आज बताया कि बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है ना। और इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी बेरी ट्रांसफार्मर टाइप हमारा ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक तो जो इसकी प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, वो इसकी इक्वेशन और इसका टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देखने का अच्छी तरीके से कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू।